गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अवनेश सिंह तोमर और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स की क्लास में। आज एक नई वीडियो या फिर नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं भाई। आप ये कह सकते हैं बिल्कुल टॉपिक ही हमारा अलग है। उससे पहले आपने कमेंट नहीं किया भाई, जो लास्ट टाइम की वीडियो थी पिछली वाली, तो मैं उस सवाल के बारे में आपको बता देता हूं। हम ये पढ़ रहे थे मुख्य रूप से कि अगर कोई एक वर्गाकार खेत है, सही है भाई, कोई एक वर्गाकार खेत है और उसकी प्रत्येक भुजा के अलोंग यानी कि प्रत्येक भुजा के परितः एक व्यक्ति चक्कर लगा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, सही है भाई, 10 किलोमीटर पर आवर, इसके बाद 15 किलोमीटर, सॉरी 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख भी सकते हैं भाई, अगर क्वांटिटी ऊपर नीचे हो तो आप देख लेना, लेकिन मेथड यही होगा। तो सभी की हमें चाल दे रखी है, केवल ना तो हमें डिस्टेंस दे रखी है और ना ही हमें टाइम। तो हम क्या करेंगे भाई, इसका एलसीएम ले लेंगे और उस एलसीएम को क्या मान लेंगे, डिस्टेंस। तो इन सभी का एलसीएम आपका आने वाला है 25 दूनी 50, 60, 100, 100 आएगा भाई। कितना आएगा, 100। तो हमने 100 किलोमीटर ये डिस्टेंस मान ली एलसीएम के रूप में। क्लियर है। तो आप सभी जानते हैं भाई कि औसत चाल होती क्या है वास्तव में। औसत चाल होती क्या है, कुल दूरी अपॉन कुल समय, कुल समय। तो आप सभी जानते हैं कुल दूरी कितनी हो गई, 100, ये हो गई 100, 100 और 100, टोटल 4 इंटू 100 या फिर 400, 4 इंटू 100 या फिर 400 कह सकते हैं। और आप सभी जानते हैं हमें कुल समय चाहिए और समय बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो इस वाली सतह के अलोंग निकालने हैं। देखो आप सभी, इस वाली सतह के अलोंग डिस्टेंस कितनी है, 100, सही है भाई, और चाल कितनी है, 5। क्लियर है। और दूसरी वाली सतह 100 अपॉन 10, तीसरी वाली सतह 100 अपॉन 20 और चौथी वाली सतह 100 अपॉन 25। तो इसे कैलकुलेट कर लेना है आपको बस, और कुछ नहीं। 400, ये कितना आएगा, 5 दूनी 10, 20 आएगा भाई, और ये 10 आएगा देखो, और ये 20 पंजे 100 और 25 चौका 100। तो ये आने वाला आप ऐड कर सकते हैं 20, 30, 34, 39, यानी कि 400 अपॉन 39। क्लियर है भाई, 400 अपॉन 39, और लगभग 9 बार जाएगा ये। आप डिवाइड कर लेना कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा तो कितना हो गया, 90। सही है, 10 बार जाएगा भाई, तो 10 सही 10 बटे 10 सही 10 बटे 39 किलोमीटर प्रति आवर। आप देख लेना अगर इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, लेकिन मेथड यही रहने वाला है भाई। क्लियर है। तो देखो आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन, और जो वेग होता है उसके बारे में। और देखो और भी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझेंगे भाई। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और हमें यह भी बताएं भाई कि और किन किन चीजों की या किन किन टॉपिक की आपको आवश्यकता है, उन पर भी वीडियो बनाएंगे। और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें ज्यादा से ज्यादा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विस्थापन होता है, सही है, या फिर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं भाई। तो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या होता है, बहुत सीधे शब्दों में समझें कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही आप क्या कहते हैं, विस्थापन। देखो हमने यही तो पढ़ा था कि एकांक समय में दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई होती है, दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई होती है, लंबाई को दूरी कहते हैं। लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। लेकिन अगर यही लंबाई कैसी ली जाए, न्यूनतम, अगर यही लंबाई न्यूनतम ली जाए तो उसे कहते हैं विस्थापन। या एक और डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं आप कि एक निश्चित दिशा में तय दूरी को आप क्या कह सकते हैं, विस्थापन। तो दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्लियर है भाई।
तो याद रखना है इस बात को। और इससे संबंधित क्या क्या पूछा जाता है, तो याद रखेंगे ये आप कह सकते हैं भाई एक मूल राशि है। क्या है? मूल राशि। और इसका मात्रक भी क्या होगा भाई? मूल मात्रक, क्योंकि लंबाई ही तो है एक प्रकार की ये, लेकिन एक निश्चित डायरेक्शन की बात करते हैं हम। तो याद रखना मूल मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा भाई? मीटर। और ये किस पद्धति में होगा? MKS पद्धति में। तो क्लियर है भाई इतना। साथ ही साथ इसे निर्धारित करने के लिए परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की। और अगर दिशा की आवश्यकता पड़ रही है तो ये क्या होगी? एक सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी राशि होगी? सदिश राशि। क्लियर है भाई? तो ये सारी बातें आपको समझनी है। तो इतना आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से। इसके बाद देखो, आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि विस्थापन और दूरी, विस्थापन और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, ये तो विस्थापन की चीजें हो गई। डिस्टेंस में एक दो चीजें और जुड़ जाती हैं, तो उन्हें हम इंक्लूड कर लेते हैं। पहले ये सारी चीज लिखना, उसके बाद में बिल्कुल डिवाइड करके पेज को इस प्रकार से लिखना भाई। सबसे पहली बात, डिस्टेंस क्या है? एकांक समय में तय की गई लंबाई। तय की गई लंबाई, वो निश्चित दिशा में हो या नहीं हो, उसी को हम क्या कहते हैं? दूरी। जबकि जो वेग होता है उसे क्या कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, या फिर किस नाम से जानते हैं भाई? निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। और ये भी एक प्रकार की क्या है? मूल राशि। और इसका भी मात्रक क्या होता है? मीटर। तो ये चीज बिल्कुल सेम है, लेकिन इसे निर्धारित करने के लिए, दूरी को निर्धारित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। क्लियर है भाई? और जब इसे परिमाण की आवश्यकता होगी, केवल दिशा की नहीं, तो ये कैसी राशि बन जाएगी? अदिश राशि। क्लियर है? और कुछ डिफरेंस हैं, ये सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। लेकिन ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक। डिस्प्लेसमेंट धनात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है भाई। अगला देखेंगे, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। सही है? और जबकि ये शून्य हो सकता है, जबकि ये शून्य हो सकता है, क्योंकि जब तक आप चलेंगे नहीं, अगर शून्य आप लिखोगे यानी कि रेस्ट में आपने कुछ चला ही नहीं। तो दूरी एक निश्चित लंबाई तय करने के बाद शून्य कभी भी नहीं हो सकती। ये वाली बात आप याद रखना। जबकि डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, आप मानकर चलें 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में गया और 5 किलोमीटर लौटकर वापस आ गया, तो टोटल +5 और -5 इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करोगे तो 5 गया और 5 आया, टोटल कितनी चली? 10। तो इस प्रकार से मापते हैं हम। क्लियर है? एक लाइन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना कि दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं। दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है भाई। क्लियर है? लेकिन दूरी ज्यादा भी हो सकती है, दूरी ज्यादा भी हो सकती है, विस्थापन कम हो सकता है। लेकिन कभी भी एक निश्चित लंबाई के बाद, एक निश्चित लंबाई तय करने के बाद विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। इस बात का आप याद रखेंगे। अगर दिशा जैसे ही बदली, विस्थापन की दिशा जैसे ही बदलेगी, वैसे ही ये कम होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से जो वेग होता है। आप हेडिंग लिखें, वेग या वेलोसिटी। वेग या वेलोसिटी क्या होती है भाई? क्लियर है? तो वेलोसिटी को हम देख रहे हैं, तो बहुत ध्यान से समझना भाई। वेलोसिटी क्या होती है? बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं आज। क्लियर है? तो देखेंगे, देखो वेलोसिटी क्या होती है। बहुत आसान सी डेफिनेशन है। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है विस्थापन अपॉन समय। क्या होता है भाई? विस्थापन अपॉन समय। अगर आपको परिभाषा बनानी है, सही है, तो आप क्या कहेंगे? एकांक समय में तय विस्थापन क्या कहलाता है भाई? वेग कहलाता है। एकांक समय में
तय विस्थापन क्या कहलाता है? वेग। अगर आप डेफिनेशन को ऐसे नहीं लिखना चाह रहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय दूरी को आप क्या कह सकते हैं भाई? वेग कह सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या होती है? विस्थापन। या तो डायरेक्ट विस्थापन बोल दो आप, नहीं तो इस लाइन को ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर है? और देखेंगे, देखो ये यानी कि वेग एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि होती है। कैसी राशि होती है भाई? व्युत्पन्न राशि। और इसका जो मूल मात्रक है एसआई पद्धति में, किस पद्धति में? इंटरनेशनल सिस्टम में, वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है भाई? मीटर प्रति सेकंड होता है। और देखेंगे, इसे निर्धारित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। और अगर दिशा की आवश्यकता है तो ये कैसी राशि होगी? ये एक सदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी भाई? सदिश राशि। तो क्लियर है? तो वेग से या वेलोसिटी से संबंधित ये कुछ बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद आप हेडिंग लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी कि वेग और चाल में अंतर। वेग और चाल में अंतर यानी कि स्पीड में और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है? क्लियर है भाई? तो ये अलग से आप लिखना, अलग सेपरेट करके दो भागों में बांटकर। सही है? तो देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें हम, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एकांक समय में तय दूरी स्पीड कहलाती है, जबकि वेग क्या होता है? एकांक समय में तय विस्थापन या एक निश्चित दिशा में तय विस्थापन। क्लियर है? और ये भी चाल भी एक व्युत्पन्न राशि होती है और इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। ये वाला बिंदु बिल्कुल सेम है, ये वाला बिल्कुल बिंदु सेम है भाई। अगला देखेंगे, इसे निर्धारित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। चाल को निर्धारित करने के लिए केवल चाल की आवश्यकता होती है और इसीलिए ये कैसी राशि है भाई? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। और अगर वस्तु गति में है तो चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती। वस्तु अगर गति में है तो चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन वेग शून्य हो सकता है भाई। लेकिन वेग शून्य हो सकता है। तो याद रखेंगे, ये जो गति है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती अगर वस्तु गति में है। और यदि वस्तु गति में है तो वेग ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी। ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी। इतनी बात क्लियर कर पा रहे होंगे भाई। और एक बात कि अगर वस्तु गति में है, सही है, तो उसके वेग और चाल बराबर हो सकते हैं, लेकिन चाल कभी कभी ज्यादा भी हो सकती है। चाल कभी कभी ज्यादा भी हो सकती है और वेग कम भी हो सकता है, लेकिन कभी भी एक निश्चित दूरी तय करने के बाद वेग ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी चाल से। हमेशा चाल ही ज्यादा हो सकती है, या तो बराबर होगा वेग चाल के या फिर उससे कम होगा, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये एक दो बातें हैं आपको याद रखनी है भाई। आप क्लियर कर पा रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, देखो। और इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। क्लियर है भाई? तो एक्सेलरेशन को देखेंगे, देखो क्या होता है एक्सेलरेशन। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है भाई एक्सेलरेशन या त्वरण की, और इससे संबंधित बिंदु भी बहुत ध्यान से लिखें भाई। यह कहलाता है वेग में परिवर्तन और समय अंतराल को ही क्या कहते हैं भाई? त्वरण। तो एक डेफिनेशन आप शुरू से पढ़ते हुए आए होंगे भाई कि वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। तो आप ऐसे ले सकते हैं,
या फिर आप ये लिख सकते हैं एकांक सेकंड में या एकांक समय में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? आपका त्वरण, एक्सेलरेशन कहलाता है। क्लियर है भाई? एकांक समय में तय विस्थापन आपका क्या कहलाता है? त्वरण। और त्वरण से संबंधित एक दो बातें हैं। त्वरण एक व्युत्पन्न राशि है। कैसी है भाई? व्युत्पन्न राशि। क्लियर है? और इसका जो व्युत्पन्न मात्रक है, इसका जो व्युत्पन्न मात्रक है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे? क्योंकि वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, और इसका भी क्या होगा? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा भाई। क्लियर है? और देखेंगे, देखो ये एक जो त्वरण होती है एक प्रकार की सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि। तो ये वाली बात जरूर याद रखना। सही है भाई? और नोट करके लिखें। देखो एक बार, अगर समय के साथ साथ वेग बढ़ता है, समय के साथ वेग बढ़ता है यानी कि इंक्रीज होता है, तो त्वरण एक समान कहलाता है। क्या कहलाता है? एक समान। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि अगर त्वरण निकाल रहे हैं, यदि इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो u, और फाइनल यानी कि अंतिम दूरी कितनी हो v। क्लियर है भाई? तो अंतिम में से प्रारंभिक घटा देते हैं b माइनस यू अपॉन टी। और अब इसमें दोनों कंडीशन हम देख रहे हैं। अगर ये क्या है आपकी अंतिम, अगर अंतिम दूरी इज ग्रेटर देन, मतलब अंत में ज्यादा, वेग अंत में ज्यादा और प्रारंभिक कम हो, तो त्वरण कैसा होगा भाई? ए धनात्मक। और इसे एक समान त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे? एक समान त्वरण। तो आप याद रखेंगे, अगर कहीं पर भी एक समान त्वरण लिखा हुआ है, इसका मतलब है वेग में समय के साथ साथ वृद्धि हो रही है। आप इस लाइन को नीचे लिख दें। इसका मतलब क्या है? समय के साथ साथ वेग में वृद्धि हो रही है। अगर क्या हो? अगर इसका उल्टा हो, पहले आपने u का मान ज्यादा हो और बाद में u b कम हो गया हो, मतलब जो आपका u है इज ग्रेटर देन b, u का मान ज्यादा हो, तो जब ये ज्यादा होगा तो निगेटिव वाला ज्यादा है, तो a का मान कैसा आएगा भाई? निगेटिव। और जब a का मान निगेटिव होता है तो उसे हम कहते हैं मंदन। तो आप याद रखेंगे, जब जब त्वरण में कमी होती है, जब जब त्वरण में कमी होती है, तब तब उस चीज को कहते हैं मंदन। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं भाई, जैसे कार चलाते हुए अचानक से ब्रेक मार देना, तो उस समय मंदन की स्थिति होती है। उस समय मंदन की स्थिति होती है। जैसे पिंड को नीचे से ऊपर की ओर फेंकने में मंदन होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व बल की दिशा नीचे की ओर होती है और आप उसे उल्टा फेंक रहे हैं। तो हम इसे डिटेल में देखेंगे भी भाई। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी बहुत अच्छी तरह से। और इससे अगली वीडियो में हम मुख्य रूप से देखने वाले हैं भाई गति की समीकरण। और गति की समीकरण चैप्टर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं भाई। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जो ग्राफ होता है उसके बारे में। तो आप अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें भाई, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं ताकि आप आसानी से देख सकें। थैंक यू।